हेलो दोस्तों, आप सभी को ओम नमः शिवाय। महादेव को याद कीजिए। महादेव को याद करने से जीवन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। ये मेरे हिसाब से, ये मेरी सोच है, माई थॉट, माई थिंकिंग। देखिए, मैं कुछ पॉलिटिकल साइंस में कुछ फैक्ट करा रहा हूं जो 12th क्लास का कल एग्जाम है उसमें भी काम आएगा और कंपटीशन एग्जाम में तो काम आएगा। तो देखिए, पहले ले रहा हूं मैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, इसका जो कार्यकाल है वो 1914 से 1918, यानी ये इस समय हुआ था 1914 से 1918। इसके बाद में विश्व के देशों ने सोचा क्यों ना विश्व में शांति स्थापित की जाए, उसके लिए एक संघ स्थापित किया जाए जिसका नाम राष्ट्र संघ रखा। राष्ट्र संघ ये 1920 में, ये असफल रहा क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, क्योंकि राष्ट्र संघ अपनी भूमिका निभाने में असफल रहा, तभी तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक माना जाता है और अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहर इकोनॉमिक पोजीशन में स्ट्रांग थे, उन पर अणुबम गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 पर, तब जाके ये खात्मा हुआ इसका। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ना विश्व द्विध्रुवीयता ध्रुवीयता में बंट गया। द्विध्रुवीयता, एक का तो कर रहा था अमेरिका, नेतृत्व लीडरशिप को जो कर रहा था पूंजीवादी, उदारवादी गुट यानी अमेरिका। दूसरे का कर रहा था रूस, सोवियत रूस, समाजवादी और साम्यवादी। कहने का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व दो गुटों में बंट गया। एक की जो लीडरशिप है वो अमेरिका कर रहा था, दुनिया की सबसे ताकतवर पावर है वो अमेरिका के पास है प्रेजेंट समय में, और दूसरा कर रहा था सोवियत संघ, समाजवादी साम्यवादी सोवियत रूस। तो जो ये रूस है, इस रूस ने क्या किया, 1990 में इसने शॉक थेरेपी अपनाई। 1990 में इसने शॉक थेरेपी आघात लगाकर उपचार करना, आघात लगाकर उपचार। दोस्तों, शॉक थेरेपी से क्या हुआ, रूस की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। गरीब है वो और ज्यादा गरीब हो गया, अमीर है वो और ज्यादा अमीर हो गया, यानी रूस की आर्थिक स्थिति चरमरा गई, आर्थिक ढांचा है वो चरमरा गया। तो ये मिखाइल और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन यानी खात्मा हो गया मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों के कारण। मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां थी, इस वजह से ये कारण बना। जो तात्कालिक कारण बना वो मिखाइल गोर्बाचेव की जो रूस की थी वो राजनीतिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था थी, इसका कारण था। तो इसके बाद में जो विश्व है वो एक ध्रुवीय व्यवस्था बन गया। तीसरा पॉइंट ले रहा हूं, अब एक ध्रुवीय। इससे पहले मैं तीसरा पॉइंट ले रहा हूं, शीत युद्ध। तीन पॉइंट लिख रहा हूं, तनाव, भय, प्रतिस्पर्धा, या इसको कोल्ड वार भी कहा जाता है।
या इसको सनाई युद्ध। दोस्तों क्या होता है शीत युद्ध, कोल्ड वॉर? युद्ध नहीं होकर युद्ध की स्थितियां हमेशा बनी रहती है, उसको शीत युद्ध कहते हैं। अगर एक गुट सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है तो दूसरा गुट भी बढ़ाएगा, और एक गुट अगर हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है तो दूसरा गुट भी बढ़ाएगा। यानी रेडियो के माध्यम से, संचारों के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। यानी युद्ध नहीं, एक दूसरे को आंख दिखाते हैं, लेकिन युद्ध करने की कोई भी समस्या मोल लेना नहीं चाहता, क्योंकि पता है सामने वाला भी ताकतवर। तो युद्ध नहीं होकर युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। और 3 पॉइंट है, तनाव, भय और प्रतिस्पर्धा का, कोल्ड या वार या सनाई युद्ध। उसके बाद में ये उसके बाद में शॉक थेरेपी है। फिर 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। शीत युद्ध का चरम दौर था, वो था बर्लिन की दीवार का खड़ी होना। बर्लिन की दीवार खड़ी, ये है 1961 में, ध्यान रखना। और 5वां गिराई किसके द्वारा? पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने। आम जनता ने 1989, ये शीत युद्ध का चरम दौर, बर्लिन की दीवार खड़ी 1961, और बर्लिन का दीवार का गिराया जाना पूर्वी जर्मनी के आम जनता ने 1989। ध्यान रखिएगा, फैक्ट काम के। उसके बाद में देखिए, छठा नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, पूरा नाम हो सकता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई। नाटो के विरोध में वार्सा पैक्ट बनाया। वार्सा पैक्ट, ये भी पूछ सकते हैं, 1955। नाटो की सेनाओं का सामना करना। एक मार्शल योजना आती है, मार्शल योजना। यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनः विकास के लिए अमेरिकी सहायता, अमेरिका हेल्प, इसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, उसके बाद में जो मैं ले रहा हूं पॉइंट, वो ये ले रहा हूं मैं, गुट निरपेक्षता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व 2 खेमों में बंट गया। भारत ने दोनों खेमों से बराबर दूरी रखी, अमेरिका से भी बराबर दूरी रखी और सोवियत संघ से भी बराबर दूरी रखी, क्योंकि भारत को सोवियत संघ से भी काम निकालना था, अमेरिका से भी काम निकालना था। तो भारत का मैं इन दोनों गुटों में सम्मिलित होने की अपेक्षा गुट निरपेक्षता नीति का पालन किया, जिसके संस्थापक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होना, किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होना। इसमें भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडोनेशिया के सुकर्नो, गाना के वामे एन कुर्मा,
और मिस्र का अब्दुल नासिर। मिस्र का अब्दुल नासिर। गुट निरपेक्षता, किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होना, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना गुट निरपेक्षता कहलाता है। भारत ने दोनों गुटों से बराबर दूरी रखी। भारत ने कहा हमें अमेरिका से भी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, रूस से भी पड़ सकती है, इसलिए हम किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होना चाहेंगे। अगर गुट में सम्मिलित होते तो गुटों में संख्या बढ़ती तो परमाणु युद्ध होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अगला तो 5 संस्थापक सदस्यीय देश थे। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो, घाना के वामे एनकुरमा और मिस्र का अब्दुल नासिर। अब गुट निरपेक्षता का जो पहला सम्मेलन है वो बेलग्रेड में हुआ। पहला सम्मेलन अगर पूछ ले, बेलग्रेड 1961। अब देखिए 10वां पॉइंट ले रहा हूं मैं, प्रथम आम चुनाव 1952, द्वितीय 1957, फिर 1962। प्रचंड बहुमत मिला कांग्रेस को। इसमें मिली 364, फिर मिली 371, फिर मिली 361। प्रचंड बहुमत मिला कांग्रेस को। अब जो है प्रथम आम चुनाव 1952, 57, 62 हो गया। अब जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ, पहले ताशकंद समझौता हुआ, वो 22 जुलाई 1966, भारत के पंडित लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत के तो लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के जो थे अयूब खान। और 12वां जो शिमला समझौता है वो आपका 1972, 1971 में युद्ध हुआ था 1972। इसमें भारत की इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो। तो देखिए ताशकंद समझौता, शिमला समझौता हुआ, उसके बाद में कारगिल संघर्ष हुआ 1991 में, फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। कारगिल संघर्ष 1991 और भारत जो चीन है, भारत चीन का है वो 1962 अपने हार गए थे। इनके बीच में मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में है उसको हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगर आ जाए आपके उसके बाद में 8 अगस्त 1967 को अगस्त 1967 वाला टॉपिक रहने देता हूं मैं। आसियान 8 अगस्त 1967 बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ध्यान रखना 5 देश थे, इंडोनेशिया,
थाईलैंड, है ना, मलेशिया। तो 8 अगस्त 1967 पर बैकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। और डक्सेस भी आ सकता है, दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, डक्सेस भी आ सकता है, सार्क भी आ सकता है, सार्क वाला भी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने पॉलिटिकल में कुछ फैक्ट डाले हैं एग्जाम के हिसाब से, वो आप जरूर देखिएगा, आपको एग्जाम में और कंपटीशन में भी बेनिफिट मिलेगा। अगर मेरी ये क्लास पसंद आए हैं तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। मैं भोजराज प्रजापति सर, मुस्कान क्लासेस। थैंक यू।